नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संजय राउत ईडी के शिकंजे में चले गए हैं। शरद पवार के चेले और एक तरह से कहा जाए तो एनसीपी और कांग्रेस के दलाल संजय राउत बहुत दिनों से ईडी से बचते फिर रहे थे और आखिरकार ईडी ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है और अब बारी उनके गुरु शरद पवार और अजीत पवार की है। क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा परेशान एनसीपी के ये दोनों नेता नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अजीत पवार ने कई बयान जारी किए। इतना बड़ा बयान और इतना ज्यादा हंगामा तो अजीत पवार और शरद पवार ने उस समय भी नहीं किया था जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत हो गई थी, जब उद्धव ठाकरे परेशान हो गए थे और सरकार गिरने वाली थी। उस समय भी शरद पवार बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है और अजीत पवार चुप्पी साधे हुए बैठे थे। लेकिन जब ईडी ने संजय राउत पे कार्रवाई की तो उसके बाद चचा भतीजा को लगने लगा कि अब तो उन्हीं की बारी है, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़े बड़े मामले चल रहे हैं और इसलिए अजीत पवार सामने आए। उन्होंने बोला कि आखिरकार संजय राउत को बार बार फंसाया क्यों जा रहा है, ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और ईडी बार बार संजय राउत को ही पूछताछ के लिए क्यों बुलाती है, जबकि दूसरे कई बड़े मामले लोगों के सामने हैं और उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बार बार संजय राउत को परेशान किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अजीत पवार को भी पता है कि अब उनकी बारी होने वाली है। शरद पवार को भी पता है कि उनको जेल जाने का रास्ता लगभग तैयार हो चुका है, क्योंकि दोनों ही चचा भतीजे और संजय राउत, इन लोगों की जोड़ी आज की नहीं है। संजय राउत शरद पवार के ही चेले हैं। एनसीपी और कांग्रेस से उनका रिश्ता पुराना है और इसलिए शिवसेना में रहते हुए भी संजय राउत शरद पवार के सबसे करीबी रहे। जिस मामले में संजय राउत अभी गिरफ्तार हुए हैं वो मामला भी 2008 का है और देखा जाए तो 2008 में जब ये पात्रा चाल का मामला आया था, जब इसमें करप्शन किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, उस समय एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी। तो एनसीपी और कांग्रेस की सरकार के समय जब अजीत पवार डिप्टी सीएम थे तो ऐसे समय में संजय राउत के करीबियों को इतने बड़े बड़े ठेके कैसे मिल रहे थे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि संजय राउत इन दोनों के करीबी हैं और शिवसेना में ये पवार के एजेंट के तरह काम कर रहे थे। इस पर चर्चा बाद में हो सकती है। यहाँ बात हो रही है अजीत पवार और शरद पवार की बारी का, उनके इंतजार का, कि अब संजय राउत के बाद उनके बगल वाले सेल में अजीत पवार और शरद पवार के लिए जगह तय किया जा रहा है। इन दोनों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होने वाली है और तकरीबन 1500 करोड़ की संपत्ति पवार परिवार की जब्त की गई है, सील की गई है, अटैच की गई है, जिसके कारण पवार परिवार परेशान हो गया है और अजीत पवार और शरद पवार दोनों को लगने लगा है कि अब उनकी बारी आ गई है। दरअसल ये मामला दो बड़े बड़े केसों का है। एक केस था महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। 25,000 करोड़ के इस घोटाले में शरद पवार के परिवार पर 1,000 करोड़ के करीब का घोटाले का आरोप था। उसमें शरद पवार के परिवार की जो संपत्ति है, जो उनके शुगर मिल्स है, उसमें महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन में फर्जीवाड़ा किया गया था उसके ऊपर मामला चल रहा था। बारामती एग्रो प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर्स में, जिसके शेयर होल्डर में शरद पवार का पूरा परिवार है। एक तरफ शरद पवार हैं, प्रतिभा पवार हैं उनकी जो पत्नी है, और सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है, ये तीनों उनके शेयर होल्डर हैं। तो दूसरे तरफ अजीत पवार भी उसके शेयर होल्डर हैं और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी उसमें शेयर लिख रखी है। इनके अलावा पवार परिवार का जो दूसरा हिस्सा है
यानी कि शरद पवार के एक तीसरे भाई के पोते रोहित पवार भी उस कंपनी में शेयर होल्डर हैं। और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसके बाद मामला जब खुलने लगा तो बारामती एग्रो का सारा मामला सामने आया कि कैसे ये फर्जी कंपनियों, शेल कंपनियों के माध्यम से दूसरे शुगर मिल्स, जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स थे, जैसे कन्नड़ सहकारी शुगर मिल, इन मिल्स को सस्ते दाम पर खरीद लिया जाता था और फिर उसके आधार पर कोऑपरेटिव बैंक से सैकड़ों करोड़ का लोन लिया जाता था और फिर घाल मेल करके उस कंपनी पर कब्जा कर लिया जाता था। इसके आधार पर आईटी ने 4 शुगर मिल पे छापेमारी की थी और उस छापेमारी में 184 करोड़ रुपए के एसेट मिले थे, जिसको अकाउंट में शामिल नहीं किया गया था, यानी कि अनअकाउंटेड 184 करोड़ के सबूत मिले थे। उसके बाद यह केस ईडी को भी सौंपा गया, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। सितंबर 2019 में ईडी ने पीएमएलए के तहत इसमें मामला दर्ज किया और शरद पवार, अजीत पवार दोनों का नाम इसमें शामिल है। अब उस मामले की जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है और अजीत पवार और शरद पवार दोनों से इसमें पूछताछ की जाएगी और पूछताछ किए जाने के बाद हिरासत में भी लिया जाएगा, क्योंकि ये सारे मामले जो मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बड़े सबूत मिले हैं और इसी के आधार पर लगभग 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है शरद पवार के परिवार की, जिसमें जरेंडेश्वरी शुगर मिल, जो शरद पवार, अजीत पवार सबका उसमें हिस्सेदारी है, उस शुगर मिल की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए आंकी जाती है। उसकी संपत्ति को भी अटैच किया गया है। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एक गोवा में रिसोर्ट, निलय रिसोर्ट करके एक है, जिसमें अजीत पवार, शरद पवार यानी पूरे पवार परिवार के कहीं न कहीं छोटे मोटे हिस्सेदारी है और बेसिकली अजीत पवार इसको डील करते थे। वो 250 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी उसका भी अटैच किया गया है। यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग हिस्सों में करीब 27 प्लॉट ऐसे आईटी डिपार्टमेंट को मिले हैं, जिसमें अजीत पवार और शरद पवार के परिवार की हिस्सेदारी है और अलग अलग जगहों पे ये जमीन खरीद कर रखा गया है। इसमें करोड़ों की हेराफेरी की गई है और अभी तक जो इसकी कीमत आंकी गई है वो 500 करोड़ रुपए की है, यानी कि 500 करोड़ रुपए के 27 प्लॉट को भी अटैच किया गया है। यही नहीं, इनके अलावा भी कई और संपत्ति है छोटे मोटे स्तर पर जिसको भी अटैच किया गया है, जिसमें अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के उस कंपनी का नाम भी है जो वो कई समय से चला रहे हैं। उस कंपनी का जो ऑफिस है, निर्मल ऑफिस, उसके भी अटैच किए गए हैं संपत्ति और जिसकी कीमत 50 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। ये सारे मामले जिसमें संपत्ति अटैच की गई है आईटी के द्वारा, वो लगभग 1500 करोड़ रुपए के बताए जाते हैं, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला जो हुआ था 25,000 करोड़ रुपए का, जिसमें अजीत पवार का भी नाम था, क्योंकि वो भी डिप्टी सीएम होने के साथ साथ सहकारी बैंक के इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे और उसके थ्रू ये अलग अलग कंपनियों को गलत तरीके से लोन दिलवाया करते थे और अपने जो परिवार की कंपनियां हैं, शुगर की कंपनियां, शुगर मिल्स शरद पवार के, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के शुगर मिल्स पर शरद पवार का एक तरह से कब्जा है और ये कारोबार उनके काले कारोबारों के एक सबूत है। उसमें भी अलग अलग तरीके से, फर्जी तरीके से लोन दिलवाया करते थे और फिर उस कंपनी को सरेंडर कर दिया, उसे घाटे में बता के उसकी संपत्ति बेच दी गई और उसे दिवालिया घोषित करके लोन को माफ करवा दिया गया। ये सारे घोटाले वहां से लेकर एग्रीकल्चर घोटाले तक हैं। तो जिस तरीके से शरद पवार के पूरे परिवार इस घोटालों में शामिल है और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शरद पवार और अजीत पवार दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है
उसमें अब अगली बारी इन्हीं दोनों चाचा भतीजे की आने वाली है। दोनों की बारी आएगी और दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पिछले समय में ईडी ने 2 बार शरद पवार को पूछताछ के लिए बुलाया भी था, लेकिन कोरोना के समय में शरद पवार ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाना बनाकर ईडी की पूछताछ से अपने को बाहर रखा। एक बार वो वहां जाने की कोशिश भी किए थे और ईडी दफ्तर में वो पहुंचते इसके पहले एनसीपी ने हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया था और अब फिर से एनसीपी ऐसे ही मामले को उठा रही है कि राजनीतिक बदले की भावना से ईडी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके के सबूत हैं और जो सबूत पवार परिवार के घोटालों के सामने में है, उसमें ईडी पहले ये तय करना चाहती थी कि जो भी सबूत हैं वो पुख्ता हो, जिससे कि कोर्ट के साथ साथ मीडिया को भी ये बताने में कोई समस्या न हो कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों जो फर्जी चाचा भतीजा की जोड़ी है, वो दोनों ही किस तरीके से महाराष्ट्र के संसाधनों पैसों को लूटकर अपना जेब भरते रहे हैं और उसमें एक एक सबूत ये हमारे सामने है। आईटी डिपार्टमेंट के भी सबूत हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कितने कितने करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है और उसके अलावा इनके जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला है उसमें भी किस तरीके से कंपनियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सेल कंपनियां बनाकर टेंडर लिए गए, ये सारे सबूत अब इकट्ठा कर लिया गया है और पवार अब जेल जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ईडी को अब सिर्फ इतना ही करना है कि समन भेजेगी, उसके बाद पूछताछ करेगी और फिर दोनों चचा भतीजा को हिरासत में ले लेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।